हर साल फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को विश्व मिर्गी दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, मैं सहर और आप देख रहे हैं मरुधा टुडे का खास कार्यक्रम पहला सुख निरोगी काया। आज हमारे साथ मरुधा टुडे के स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व मिर्गी दिवस के अवसर पर अजमेर के जाने माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर मोनिका साचान और डॉक्टर स्वप्निल समादिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मरुधा के स्टूडियो में। हमारे दर्शकों को हम जानकारी के लिए बता दें कि विश्व मिर्गी दिवस के अवसर पर मिर्गी की बीमारी के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर होता है, जिसमें मिर्गी क्या है, इसका क्या इलाज है और किस किस को होती है, ऐसे सवालों के साथ हम दर्शकों की जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश आज के खास कार्यक्रम में करेंगे। आइए सवालों के सिलसिले शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा डॉक्टर मोनिका से है। दौरा मिर्गी क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, मस्तिष्क को किस तरीके से प्रभावित करता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए दौरा मिर्गी ये सारे वर्ड्स आपस में बड़े कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दौरा तान जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश वर्जन में यूज कर सकते हैं जैसे फिट्स आना या सीजर्स आना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सब सेम है, ठीक है। मिर्गी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिलेप्सी। देखिए दौरा जो आम भाषा में बोलते हैं, तान आना जैसे हाथ पैरों का अकड़ना, उनमें ऐठन आना या जीभ का पेटना, पेशाब का निकल जाना, आंखें पलटना, ये सारे दौरे के लक्षण होते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर किसी पेशेंट को एक दौरा आ गया तो हम उसको लेबल कर देते हैं, अरे इसको तो मिर्गी की बीमारी हो गई। तो ये अपने आप में एक भ्रांति है कि भाई दौरा आ गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको मिर्गी हो गई। मिर्गी की एक डेफिनेशन होती है कि मिर्गी होने के लिए कम से कम मिनिमम 2 दौरे होने चाहिए। 2 दौरे या 2 दौरे से अधिक किसी पेशेंट को आते हैं तभी हम उसको मिर्गी कहते हैं। अब ये फिट्स और या सीजर्स या मिर्गी है कि जो आ रहे हैं दौरे, वो होते क्यों हैं? ये हमारे जो सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगी कि जो एपिलेप्सी है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ना कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर या कोई मानसिक बीमारी नहीं है। तो ये हमारे जो बेसिकली ब्रेन में जो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर जो एबनॉर्मल और एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगते हैं। हिंदी में मैं बोलूंगी असामान्य एक विद्युत तरंगें जो होती हैं वो हमारे ब्रेन में जनरेट हो जाती हैं। उसकी वजह से पेशेंट को दौरे के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हर दौरा मिर्गी नहीं होता, दौरा एक मिर्गी का एक लक्षण है। मेरा अगला सवाल स्वप्निल समादिया से, डॉक्टर से, विभिन्न प्रकार के दौरे क्या हैं और क्या वे लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं, आप जी। अपने दर्शकों से साझा करें। इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी एक संस्था है जिसने जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनका एक क्लासिफिकेशन बनाया है, जिसके अनुसार उनको 3 मुख्य पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो फोकल सीजर्स कहलाते हैं। फोकल का मतलब ये होता है कि दिमाग के कोई एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है या इलाका होता है वहाँ से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के डिस्चार्ज हो रहे हैं, जिसके अंदर पेशेंट को या तो मोटर का मतलब जिसमें मूवमेंट होते हैं, जैसे हाथ के अंदर मूवमेंट झटके आने लगे, या सेंसरी मतलब कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन फील होने लगे पर्टिकुलर एरिया बॉडी के अंदर, है ना। तो उसको हम फोकल सीजर कहते हैं, दिमाग के पर्टिकुलर इलाके से आ रहे हैं। उसमें दूसरी चीज जो होती है वो होते हैं जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर का मतलब जो ब्रेन का पूरा एक साथ स्टिमुलेशन हो गया है और एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्टिविटी हो रही है ब्रेन से, तो उसके अंदर पूरे शरीर के अंदर एक साथ दौरा आता है, जो कि ज्यादातर हम देखने में मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसको तान आ गई। हाथ पैर कड़क हो जाते हैं मरीज की, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, गर्दन मुड़ जाती है और फिर झटके आने लगते हैं। ये 2 तरह के दौरे हैं, फोकल और जनरलाइज्ड। पूरे ब्रेन का अगर हो तो जनरलाइज कहते हैं, फोकल पर्टिकुलर एरिया होता है अगर। इसी प्रकार कुछ अननोन ओरिजिन के होते हैं, अननोन ओरिजिन का जिसके अंदर हमको पता ही नहीं चला कि फोकल था या जनरलाइज था, तो ऐसे दौरों को उन्होंने तीसरे क्लासिफिकेशन के अंदर रख रखा है। इसी के अंदर जो फोकल सीजर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल मोटर का मतलब कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट हो या सेंसरी कोई अजीबोगरीब सेंसेशन हो। ऐसे ही कभी कभार कुछ अजीबोगरीब टाइप के दौरे भी होते हैं, जैसे कि जिसके अंदर बर्ताव चेंज हो जाता है पेशेंट का, अबनॉर्मल हंसने लग जाता है, रोने लग जाता है, या कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है, जैसे जीभ होती है उसको ओठों पे फिराने लगता है, कुछ चबाने लगता है, बटन अपने खोलने बंद करने लग जाता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी दौरा हो सकते हैं। तो जो दिमाग की एक्टिविटी अगर एक्सेस हुई है तो उसमें किसी भी तरह के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं जो दौरा हो सकते हैं। डॉक्टर मोनिका साचान, क्या आप बता सकती हैं मिर्गी का कारण क्या है? क्या हमेशा कोई अज्ञात कारण होता है? देखिए ना, मिर्गी के कारणों में से देखिए ना बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, मिर्गी जो इंडिया में, जो अपने भारतवर्ष में जो मिर्गी का एक मोस्ट कॉमनली कारण होता है, जैसे दिमाग में कीड़े हो जाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। इसके अलावा ब्रेन की ट्यूबरक्लोसिस, वो भी इन्फेक्शन, आइदर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस या ट्यूबरक्लोसिस का ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, या जैसे ओल्ड एज में पेशेंट को लकवा आ जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, हिमरेज हो गया ब्रेन में, तो उसकी वजह से भी दौरे आने का एक रिस्क रहता है। इसके अलावा बच्चों में, तो जो बच्चे होते हैं जन्म से पहले पैदा हो जाते हैं
या फिर बच्चों में पैदाइशी दौरान ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उन बच्चों में भी दौरे आने का रिस्क रहता है। एक बच्चों में दौरा आता है फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं, बुखार के दौरान। तो बुखार भी बच्चों में बुखार के समय दौरे आ जाते हैं, तो वो एक कारण होता है। और लोग ये समझते हैं कि भाई जो भी एपिलेप्सी होती है उसमें जरूरी नहीं कि मतलब हमें कारण मिल जाए। बहुत सारी ऐसी एपिलेप्सी होती हैं जिसमें हमें कारण नहीं भी मिलता। इसके अलावा आनुवंशिक कारण भी होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से भी मतलब दौरे आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ब्रेन में अगर कोई गांठ हो गई या कोई ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से भी दौरे आ सकते हैं। डॉक्टर स्वप्निल, मिर्गी के कुछ लक्षण क्या हैं जिन पर देखभाल करने वालों को ध्यान देना चाहिए? जी, जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अनुसार बताया कि फोकल सीजर्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर दिमाग के इलाके से आ रहे हैं, तो जो एब्नॉर्मल फीचर्स हैं, जैसे कि सडनली किसी का बर्ताव चेंज हो गया, पेशेंट गफलत के अंदर आ गया, कन्फ्यूजन जिसे कहते हैं, या पेशेंट के अजीबोगरीब मुँह के, चेहरे के मूवमेंट्स, हाथ पैरों के मूवमेंट्स होने लगे, या फिर जैसा कि पेशेंट बेहोश होके गिर गया, या फिर बहुत सारी एब्नॉर्मल चीज़ें जैसे कि इपिगैस्ट्रिक ऑरा होता है जिसके अंदर पेट में पेशेंट की जलन होती है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। इस तरह के अजीबोगरीब सिम्टम्स भी देखने को एपिलेप्सी मिल सकते हैं। इसी के अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको हम डेजा वू कहते हैं। डेजा वू का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ पहले से जानते हैं, जैसे ये चीज़, ये दृश्य मैंने पहले देखा हुआ है। तो ये जो होता है, ये सिम्पटम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के अंदर पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर सिर्फ जैसे ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हाथ पैरों का कड़कपन होना, झटके आना, बेहोश हो जाना, ये मिर्गी का दौरा होता है। दर्जन भर से भी अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स मिर्गी के दौरे के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। डॉक्टर मोनिका, किसी ऐसी चीज के बारे में जिसका सामना मिर्गी से पीड़ित कई लोगों को करना पड़ता है, स्टिग्मा और स्टिग्मा मिर्गी से पीड़ित लोगों को कैसे प्रभावित करता है? देखिए ना, मिर्गी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले में बोला कि मिर्गी एक मानसिक बीमारी नहीं है। लोग समझते हैं जैसे मिर्गी का पेशेंट पागल हो गया, तो वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आपको कंसल्ट करना है न्यूरोलॉजिस्ट से, क्योंकि वो न्यूरोलॉजी में नहीं आता है। सेकेंड चीज, जो मिर्गी को लेकर लोगों में एक और स्टिग्मा है कि लोग ये समझते हैं छुआछूत की बीमारी है या ऊपरी हवा का चक्कर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिर्गी का इलाज बिल्कुल हो सकता है। आप अगर प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेंगे तो हम उसे अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए बोलना चाहूंगी, फीमेल्स के लिए बड़ा मतलब अगर एक बार उसको ये मिर्गी के दौरे पड़ने लगे तो उनके लिए बड़ा कम्परसम होता है कि लोग बोलते हैं ना, शादी कैसे होगी, बच्चा कैसे होगा। कुछ लोग तो शादी ही नहीं करते। ऐसे हमारे ओबीडी में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आती हैं जो कि उनके परिवार वालों को छुपाना पड़ता है कि इनको मिर्गी के दौरे, क्योंकि उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता। सब कुछ अच्छा है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन बस मिर्गी के दौरे आ रहे हैं इस वजह से। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि मतलब मिर्गी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छुआछूत की बीमारी है, या एक नॉर्मल फीमेल भी कंसीव कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, अपनी मैरिड लाइफ जी सकती है अगर उसको मिर्गी के दौरे आ भी रहे हैं। तो अपने समाज से इस स्टिग्मा को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मिर्गी एक, इसका इलाज हो सकता है और कंप्लीट ट्रीटमेंट से बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। इसको मतलब अन्यथा ना लें। जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, बहुत सारी बीमारियां, ऐसे ये मिर्गी एक बीमारी है, इसका इलाज चलेगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर स्वप्निल, क्या आप बता सकते हैं मिर्गी को अक्सर गलत ही क्यों समझा जाता है? जी देखिए, जैसा कि मैडम ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्वड हैं। पहली चीज़ तो है, जैसे जिस पेशेंट को मिर्गी का दौरा आता है, उसके अंदर दोनों ही चीज़ें, एक तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। नेगेटिव का है, जैसे मैडम ने बताया कि छुआछूत की तरह घर वाले समझेंगे कि शायद ये बीमारी मुझे भी हो जाएगी। इसी प्रकार इसका उल्टा होता है कि घर वाले बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेशेंट के लिए, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, मिलना-जुलना है, जो काम कर सके, खुद के ऊपर खुद डिपेंडेंट ना रहे, किसी इंडिपेंडेंट हो सके, वो खुद के ऊपर नहीं हो पाता पेशेंट। दूसरा, जैसे कि ऊपर की हवा या इस तरह भूत-प्रेत आ गया इसके ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने आपको सिम्पटम्स बताए थे एपिलेप्सी के, कुछ भी अजीबो-गरीब चेहरा टेढ़ा हो रहा है, कुछ अजीबो-गरीब, पेशेंट बिल्कुल ठीक था, ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गया, तो ये चीज़ ज़्यादातर समाज में ऐसा समझा जाता है कि शायद से भूत-प्रेत का असर आ गया होगा, जबकि वो एपिलेप्सी ही था। तो जो मैंने आपको सिम्पटम्स बताए थे सारे, वो एब्नॉर्मल सिम्पटम्स जो होते हैं, वो नेगेटिव प्रेजेंटेशन देते हैं मरीज का कि शायद इसको कुछ और ही बीमारी है। सिमिलरली मानसिक रोगी जो होते हैं, उनके अंदर भी कुछ अजीबो-गरीब बर्ताव होता है। तो मानसिक रोगी, ये ऊपर की हवा, भूत-प्रेत वगैरह, या सोशल नेग्लेक्शन जो होता है, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये स्टिग्मा यूजुअली नेगेटिव एसोसिएटेड है एपिलेप्सी वाले मरीजों के साथ में। डॉक्टर मोनिका, दौरे के लिए कौन से सामान्य ट्रिगर हैं जिनके बारे में रोगियों और देखभाल करने वालों को पता होना चाहिए? देखिए, जो मिर्गी के पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसे मतलब ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनके द्वारा मिर्गी के दौरे बढ़ने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो हम जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको हमेशा मतलब कुछ चीज़ें एडवाइस करते हैं
जैसे कि प्रॉपर एक तो नींद लेना, उसमें रात की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो वो भी फिट्स की टेंडेंसी को बढ़ाती है। इसके अलावा बुखार आना, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी दौरे आने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनके लेवल्स कम होने की वजह से भी सीजर्स आने की टेंडेंसी रहती है। इसके अलावा अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये भी एक फिट्स आने की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। या बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई सर्जरी हुई, तो ये सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, मतलब मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे टीवी देखते हैं, रात में जगते हैं, या तेज साउंड या तेज लाइट। कुछ ऐसी एपिलेप्सीज होती है जिसको फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी कहते हैं, जो कि तेज लाइट से, बहुत ब्राइट लाइट से प्रेसिपिटेट होती है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि ब्राइट लाइट या मतलब साउंड्स में ना जाए। तो ये सारी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। तो अगर एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनको इन सारी चीज़ों से बचे रहना चाहिए। डॉक्टर स्वप्निल, जीवन शैली में अन्य कौन से समायोजन किसी को मिर्गी से निपटने में मदद कर सकते हैं? जी, देखिए जैसा कि मैडम ने भी बताया है, इसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे हमारे खान-पान है हमारा, है ना? खान-पान के अंदर एक डाइट होती है जिसको हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, जिसके अंदर फैट बहुत रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप की एपिलेप्सीज़ होती हैं, जैसे कि मायोक्लोनिक एटोनिक एपिलेप्सी होती है। उसके अंदर अगर पेशेंट की डाइट कीटोजेनिक रखी जाए, तो ऐसे मरीज को मिर्गी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, जैसे कि अल्कोहल का इंटेक हो गया, ये अपने आप ही पेशेंट के सीज़र को प्रेसिपिटेट कर सकता है, या फिर लंबे समय से अल्कोहल लेने की वजह से मरीज को थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो आगे जाके पेशेंट की साइकोसिस और सीजर्स वगैरह भी ला सकती है मरीज के अंदर। ऐसे मरीजों के अंदर सेम हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं अल्कोहलिक्स में, जो कि मरीज को मिर्गी का दौरा ला सकते हैं। इसी प्रकार समय से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सबसे मुख्य कारण जो देखा गया है दौरा बार-बार होने का, वो है दवाई का छूट जाना, मिस हो जाना। उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। 2 बार अगर लेते हैं तो सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, या 9 से 9, जो 12 घंटे के फ़र्क से अगर है, या 8-8 घंटे के फ़र्क से कोई दवाई लेनी है, तो उसमें अलार्म लगा लें। उससे अगर आप लेते हैं टाइम के अनुसार दवाई, तो मरीज को दौरे आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर मोनिका, अंत में क्या आप दौरे के दौरान चोटों को रोकने में मदद करने के लिए कुछ सुरक्षा युक्तियां साझा कर सकती हैं? देखिए, दौरे के समय जैसे कुछ चीज़ें हमारे यहाँ प्रचलन में हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी वो ना करें। जैसे कुछ गाँव के लोग बोलते हैं कि वो चम्मच डाल देते हैं मुँह में, या जूता सूंघा देते हैं, कुछ मोज़े वगैरह ले जाके कि मतलब दुर्गंध आएगी, तो मतलब ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर पेशेंट को दौरा आ रहा है तो आपको सबसे पहली बात है कि परिवार वालों को पैनिक नहीं होना, मतलब उनको घबराना नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, पेशेंट को दौरा आ रहा है, सारे लोग पूरा इकट्ठे होके वहाँ पर पहुँच गए। ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को थोड़ा-सा उनके आस-पास ना रहें। पेशेंट को थोड़ा-सा स्पेस दें, ठीक है? अगर उनके कपड़े टाइट हैं तो उसको थोड़ा-सा लूज़ कर दें। पेशेंट के आस-पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि उसको सर में चोट या बॉडी में कहीं चोट लगने का खतरा है, तो वो चीज़ हटा दें, ठीक है? इसके अलावा पेशेंट को मतलब लेटरल पोजीशन में, मतलब करवट लिवा दें, ताकि जो जैसे मुँह से झाग वगैरह आता है वो मतलब वो आसानी से निकल जाए। उसको थोड़ा-सा हवा कर दें, मतलब प्रॉपर, ताकि वेंटिलेशन हो सके। और आपको ज़्यादातर जितने भी दौरे होते हैं वो 5 मिनट में बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को दूसरा दौरा आ रहा है, मतलब 2 दौरे एक साथ आ गए, और या फिर पेशेंट को दौरे के बाद में होश नहीं आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर पेशेंट को 1 दौरा आया और उसके बाद पेशेंट को होश नहीं आया, या पेशेंट को 2 दौरे आ गए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी। ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है। आपको कोई भी कुछ नहीं करना है। आपको जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पर आपको पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। डॉक्टर स्वप्निल, मिर्गी का निदान क्या है? क्या इसका इलाज जीवन भर चलता है? जी, सबसे पहली चीज़ निदान आता है इसका। डॉक्टर के पास जब आप अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं, तो वो 3 स्टेप के अंदर आपको एनालाइज़ करता है। सबसे पहला जो होता है, उसे क्लिनिकल फीचर होते हैं कि पेशेंट के साइन एंड सिम्पटम्स क्या थे, जो मैंने आपको पिछली 2 बातों में बताया है कि उन सिम्पटम्स अगर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, तो डॉक्टर ये सस्पेक्ट करता है कि शायद इसको मिर्गी का दौरा आया होगा। सेकंड लाइन हमारे पास बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसके अंदर मुख्य इन्वेस्टिगेशंस के अंदर रूटीन सारी की सारी, कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है उसका। दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ईईजी होती है। ईईजी जो होती है वो हमारे ब्रेन के एब्नॉर्मल डिस्चार्जेस जो होते हैं उनको पकड़ने में मदद करती है। तो अगर उसके अंदर हमको कुछ एब्नॉर्मल डिस्चार्ज मिलता है और पेशेंट का क्लिनिकल पिक्चर उससे मैच होता है, तो हम उसको सीजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी लेबल करते हैं। इसी प्रकार एमआरआई होती है, सीटी स्कैन होती है, जिससे दिमाग की बनावट के अंदर कोई गठान हो, कोई सूजन हो, या किसी भी तरीका से कोई स्कार भी बना हुआ हो, वो डिटेक्ट करने में हमारा एमआरआई और सीटी स्कैन हेल्प करता है। इसी प्रकार हमारे अस्पताल के अंदर एक वीडियो ईजी हमने डेवलप किया है।
वीडियो ईजी का जो सिस्टम होता है उसके अंदर ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता कि मरीज को मिर्गी का दौरा है या नहीं है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल नॉन एपिलेप्टिक सीजर, जिसके अंदर मिलता-जुलता लगता है कि हाँ एपिलेप्सी है, मगर मरीज को एपिलेप्सी का दौरा नहीं होता। ऐसे के अंदर हम पेशेंट की वीडियो मॉनिटरिंग करते हैं 12 से 24 घंटे के लिए, और एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड होता रहता है और सिर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगी रहती हैं। अगर कुछ भी एब्नॉर्मल मूवमेंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रोड्स कंप्यूटर के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लेती है। अगर वो एपिलेप्टिक डिस्चार्ज उसके सिम्पटम्स से मैच होता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि मरीज को मिर्गी का दौरा था या नहीं था। तो इससे मरीज अननेसेसरी इलाज से बच जाता है, और उसको अगर साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है तो उसको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट अवेलेबल कराया जा सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मोनिका सचान और डॉक्टर स्वप्निल समारिया जी। ये विश्व मिर्गी दिवस के अवसर पर आप मरुधरा टुडे के मंच पर आए और समाज को मिर्गी के बारे में जागरूक करने का कार्य किया। मरुधरा टुडे के जरिए आप विश्व मिर्गी दिवस पर हमारे दर्शकों को आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व मिर्गी दिवस पर मैं आम जनता को ये संदेश देना चाहूंगी, सबसे पहले तो अगर मिर्गी है तो उसको डॉक्टर को मतलब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से जरूर कंसल्ट करें। दूसरी बात यह है कि मिर्गी लाइलाज नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मिर्गी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो मिर्गी का ट्रीटमेंट संभव है। और एक जो और मिथ है वो मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी पेशेंट को बोल दो मिर्गी है तो वो मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि मिर्गी है, अब तो इसका जीवन पर्यंत इलाज चलेगा। आप अगर ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन, शुगर, स्ट्रोक, इतनी सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट अगर जीवन पर्यंत ले सकते हैं तो एक मिर्गी की ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले सकते। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ एक बार चल गई तो जीवन पर्यंत चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये मत सोचें कि एक बार दवा स्टार्ट हो गई तो वो जिंदगी भर चलेगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें ट्रीटमेंट का कोर्स होता है 2 से 3 साल हम लोग दवाइयाँ चलाते हैं, और 70% ऑफ द पेशेंट्स की जो दवाइयाँ होती है वो 2 से 3 साल बाद कम होके बंद हो जाती हैं और वो अपना नॉर्मल जो भी चीजें हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिर्गी का ट्रीटमेंट एक बार स्टार्ट हो गया तो हमेशा चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल में जो अभी इस जो मिर्गी दिवस पर हम लोगों ने 7 दिन का एक ऐसा आयोजन किया है कि जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स होंगे वो हमारे पास या हमारे डिपार्टमेंट में, जो भी हमारा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें अगर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हम लोग उसमें उनको छूट प्रदान करेंगे ओपीडी सर्विसेज पे और जांचों में भी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे।